प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इजी केमिस्ट्री एचटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग के लिए हम एक बैच अनाउंस किए थे, मतलब कि बैच शुरू किए थे, जिस बैच का नाम था केमिस्ट्री क्रैश कोर्स 1.0 और ये बैच 12th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए स्टार्ट किए थे। तो इस बैच में सबसे पहले हम लोग सॉलिड स्टेट को कवर कर चुके हैं। तो अब बारी है सॉल्यूशन का। अब क्या नाम फिर से सॉल्यूशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से। तो सॉल्यूशन का क्या ना पार्ट 1 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें क्या ना सॉल्यूशन का जो कुछ टॉपिक को हम कवर करेंगे, उस टॉपिक को कवर करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम के लिए ना काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो उस क्वेश्चन को हम भी डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहला टॉपिक है ये है टॉपिक 2.1, मतलब कि दूसरा चैप्टर का ये पहला टॉपिक है। मतलब कि यहाँ पे आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आइए इंट्रोडक्शन में जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर सॉल्यूशन है क्या, सॉल्यूशन हम किसे बोलेंगे। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को समझने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मिक्सचर का, मतलब कि मिश्रण का। तो यहाँ पे क्या ना आपके सामने दो बर्तन है, दोनों में हम पहले से मिक्सचर बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे हम बोल दिए कि एक जो पहला बर्तन है इसमें हम वाटर के साथ शुगर को मिलाए हुए हैं, मतलब कि चीनी को। ये जो दूसरा बर्तन है इसमें वाटर के साथ हम बालू को मिलाए हुए हैं। अब क्या ना आपको हम ये बोले कि जरा आप आइए और इस मिक्सचर को गौर से देख के हमको इसमें अंतर बता दीजिए। तो आप क्या कहिएगा कि सर यहाँ पे क्या है ना पानी और चीनी दोनों अच्छे से मिला हुआ है, और यहाँ पे क्या है ना पानी और बालू दोनों अच्छे से मिला हुआ नहीं है। ठीक है ना, तो आप ये बोलिएगा कि सर कि यहाँ पे पानी और चीनी दोनों अच्छा से मिला हुआ है और यहाँ पे बालू और पानी दोनों अच्छा से मिला हुआ नहीं है। तो आपको हम ये बता दें वैसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स मतलब कि अवयवों अच्छे से मिले होते हैं उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस, मतलब कि समांगी। तो ये क्या हो जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। और वैसा मिश्रण जिसमें अवयव अच्छा से नहीं मिला हो उसे हम क्या कहेंगे? विसमांगी, मतलब कि हेट्रोजीनियस। तो ये हो जाएगा हेट्रोजीनियस। अब क्या ना बोलिएगा सर आप हमको मिक्सचर क्यों बताए? तो मिक्सचर से ही हम सॉल्यूशन को रिलेट करने वाले हैं। तो आपको हम ये बता दें कि आप जितने भी सॉल्यूशन पढ़ते हैं वह सबके सब क्या है ना एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जो क्या है ना दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट का होता है। मतलब कि कहने का अर्थ है वैसे कंपोनेंट का होता है जो आपस में अभिक्रिया ना करे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट, मतलब कि दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट का ये क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ अगर बढ़े तो आपके सामने है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब कि सॉल्यूशन का प्रकार किसके आधार पे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब कि अवयवों के आधार पे कि जो हम सॉल्यूशन बनाए आखिर वह कितने अवयवों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहला बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी कहने का अर्थ होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हो उसे हम बाइनरी बोलेंगे। जैसे चीनी पानी हो गया, नमक पानी हो गया, ग्लूकोज और पानी हो गया, इसमें दो कंपोनेंट है तो उसको बाइनरी बोलेंगे। उसके बाद होता है टर्नरी सॉल्यूशन। तो टर्नरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? वैसा सॉल्यूशन जो क्या है ना तीन अवयवों से मिलकर बना होगा उसको हम बोलेंगे टर्नरी। जैसे आप अपने घर में हमेशा बनाते हैं चीनी, पानी और नींबू। ठीक है, तो अभी क्या ना उसका है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो वैसा सॉल्यूशन जो क्या है ना तीन से अधिक मतलब कि चार से मिलकर बना होगा उसको हम बोलेंगे टर्नरी, सॉरी क्वाटरनरी बोलेंगे। ठीक है, तो बाइनरी दो से बने होते हैं, टर्नरी तीन से और क्वाटरनरी कितने से? चार से। तो आइए क्या है ना अब क्या है ना आपके इस टॉपिक से बेस क्या है ना हम एक ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है ना ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करा कि अ सॉल्यूशन इज फाउंड बाय टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। एक सॉल्यूशन जो है ना वो दो अवयवों से मिला हुआ है, क्या कहलाता है? आपको पता है अच्छी तरह से, बाइनरी कहलाता है, क्योंकि टर्नरी तीन से, क्वाटरनरी चार से और पॉली सॉल्यूशन क्या ना चार से भी अधिक से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना जो आपके सिलेबस से पढ़ना है
जो आपके सिलेबस में पढ़ना हुआ वह पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब कि आपको मेन रूप से क्या है ना बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, आपको टर्नरी और क्वाटरनरी सॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ना है। तो हम बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसमें दो कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट, उसको बोलेंगे बाइनरी। अब कहना जैसे मान लीजिए कहना चीनी और पानी दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन होगा। इसमें एक कंपोनेंट चीनी और दूसरा कंपोनेंट क्या है? पानी। तो आप जरा देखते होइएगा कि चीनी को हमेशा किसमें लेते हैं? कम अमाउंट में, और पानी को हमेशा किसमें लेते हैं? ज्यादा अमाउंट में। तो जो कम अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो हम ये समझे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है, जिसमें ये सॉलिड होता है मिनिमम अमाउंट में, मिनिमम अमाउंट में होते हैं, और ये जो सॉल्वेंट है ना ये होते हैं मैक्सिमम अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि सर जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे क्या? सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। दोनों मिलकर क्या बनेगा? सॉल्यूशन। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लिए कि यहां पे 2 ग्राम क्या है? शुगर है। 2 ग्राम क्या है? शुगर है, और इसको हम रख दिए 18 ग्राम वाटर के साथ, 18 ग्राम वाटर के साथ। तो आपको यह पता होना चाहिए सर ये शुगर 2 ग्राम है तो ये हो गया सॉल्यूट, और ये पानी क्या ना 18 ग्राम है तो ये क्या जाएगा? सॉल्वेंट। क्या कि जो कम वो सॉल्यूट और जो ज्यादा वह क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आपको पढ़ना है टॉपिक जो है ना वह है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म, कि हम कंसंट्रेशन टर्म को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर हम कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं, कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। तो यहां पे क्या है ना आप एक सॉल्यूशन जो बनाए थे, मान लीजिए इसमें 2 कंपोनेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर, पहला चीनी और दूसरा क्या है? पानी। पहला चीनी और दूसरा पानी, जिसमें चीनी क्या है? सॉल्यूट, और पानी क्या है? सॉल्वेंट। तो किसी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है प्रेजेंट, किसी सॉल्यूशन के अंदर गिवन अमाउंट होगा आपके पास, उसके अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। जैसे मान लीजिए शरबत में अगर चीनी कम है तो हम ये बोलेंगे कि मिठास कम है, और मिठास कम है मतलब कि चीनी का कंसंट्रेशन क्या है? कम है। अगर शरबत ज्यादा मीठा है तो हम बोलेंगे चीनी का अमाउंट ज्यादा है, और चीनी का अमाउंट ज्यादा है तो उसमें कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। तो यहां पे हम ये बोले कि ये जो कंसंट्रेशन होता है इस बात को बताता है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है ना। अब क्या है ना यहाँ पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़े तो आपके सामने है कंसंट्रेशन टर्म। हम कंसंट्रेशन टर्म किसको बोलते हैं? तो इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि विलय की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए आपके सामने जो सॉल्यूशन का अमाउंट दिए हुआ है। अब क्या ना इसके आगे हम बढ़ते हैं तो पढ़ेंगे क्या ना क्वेश्चन को। यहां पे एक ऑब्जेक्टिव है, आपसे करा कि कंसंट्रेशन टर्म्स एक्सप्रेस्ड, ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ये किसको आखिर एक्सप्रेस करता है, किस चीज को प्रस्तुत करता है? तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ना वह अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या जाएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ तो यहां पे क्या है ना कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल। ये क्या ना टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। आपके सामने है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल, तो कि यहां पे हम कंसंट्रेशन को मोल के टर्म्स में देखेंगे। किसके टर्म्स में? मोल्स के टर्म्स में। ठीक है ना। और भी इसके पीछे कुछ टॉपिक था जिसको क्या नाम हाइड कर दिए है, वह बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल, तो यहाँ पे हम सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मतलब कि विलय का सांद्रता हम मोल के टर्म में देखेंगे। तो इस कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल को देखने से पहले आपको सबसे पहले मोलरिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोलरिटी के बारे में जानना है।
कि मोलरिटी का हम यूज करके कैसे कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल हम जान सकते हैं। तो इस मोलरिटी को समझने से पहले उसका आप क्या ना फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला कि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है क्या। तो मोलरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए अगर हम इसको रखें तो यहाँ पे क्या है एन सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिखेंगे एन सॉल्यूट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे वी इन लीटर, वी इन लीटर। अब क्या है इसके यूनिट को हम देखें तो यहाँ पे यूनिट क्या है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। मतलब कि यहीं से स्पष्ट हो गया कि इस मोल पर लीटर से ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मोल पर लीटर देखने से हमको ये पता चल रहा है कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, ठीक है ना। किसके अंदर, तो पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर। मतलब कि मोलरिटी का यूज करके आप ये पता कर सकते हैं कि पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तो यहां पे देखिए इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पहले ऊपर वाला को लिखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इससे आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बाटा के लिए क्या यूज करेंगे पर लीटर सॉल्यूशन, तो पर लीटर सॉल्यूशन। ये जो मोलरिटी है ना ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर। आ जाइए तो यहाँ पे एन सॉल्यूट का मोल और लीटर का जगह पर लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स हो गया। चलिए अब क्या ना अगर हम न्यूमेरिकल्स के लिए बात करते हैं, अगर आपको कहीं पे न्यूमेरिकल बनाना पड़ जाए न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और हम सुलझा लेते हैं। मोलरिटी को m से डिनोट करते हैं, यहाँ पे m का m रहने दिए। n सॉल्यूट जो होता है W अपॉन m होता है। W यहाँ पे होता है वेट और m होता है प्यारे बच्चों मोलर मास। यहाँ पे कहना अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का बात करें तो 1 अपॉन v इन किस में होता है, लीटर में होता है। यहाँ पे W क्या हो गया आपका, वेट हो गया। उसके बाद m क्या हो गया, मोलर मास हो गया। उसके बाद वॉल्यूम क्या हो गया, v क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो अब क्या है ना ये आप न्यूमेरिकल्स के लिए इसको याद रखिएगा कि मोलरिटी बराबर होता है W अपॉन m इंटू 1 अपॉन v इन लीटर। चलिए तो यहां तक आपका क्लियर होना चाहिए बात। और ये क्या है ना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां पे हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ मोलरिटी का। ये भी टर्म आपके लिए भी आई थी, एक यहाँ पे आपके लिए टर्म भी आई था और ये एक टर्म भी आई था। तो अभी क्या है ना हम बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ मोलरिटी, आखिर मोलरिटी का मीनिंग क्या होता है, मोलरिटी का अर्थ क्या होता है। तो अगर हम मोलरिटी का अर्थ समझें तो उससे पहले हम एक सॉल्यूशन लिए हुए हैं, मतलब कि एक सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन का मोलरिटी 1 मोलर है। कितना वो 1 मोलर। 1 मोलर को शॉर्टकट में बोलते हैं हम 1 कैपिटल M। 1 मोलर और 1 मोलर दोनों में अंतर होता है। 1 कैपिटल M अलग होता है और 1 स्मॉल m क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पे 1M को ऐसे हम लिख देते हैं 1M। अब चलिए आप जरा हमको ये बताइए बुआ कि यहाँ पे जो m है ये क्या है, तो मोलरिटी है। क्या है, मोलरिटी। अब क्या है ना यहाँ पे 1 के 1 को रहने देंगे, मोलरिटी को क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब क्या है ना यहाँ पे हम बात ये समझे कि 1 मोलर का अर्थ होता है कि 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। तो 1 मोल क्या, तो सॉल्यूट, अब पर लीटर मतलब कि पर लीटर में प्रेजेंट होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर में 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तो उस सॉल्यूशन का मोलरिटी होगा 1 मोलर। कितना होगा, 1 मोलर। चलिए तो इस चीज को हम लिख देते हैं कि 1 मोलर का अर्थ होता है कि 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, या 1 लीटर के बजाय आप 1000 ml भी यूज कर सकते हैं, 1000 ml सॉल्यूशन। तो ये क्या है ना वीवीआई टर्म आपके सामने 3 था कि आप मोलरिटी का डेफिनेशन याद रखिए सब्जेक्टिव के लिए, मोलरिटी का कहना आप यूनिट याद रखिए और ये 1 मोलर का मीनिंग याद रखिए। ये तो काफी यूनिक है। ये अगर आ जाए तो बहुत अच्छा, इजी भी है और बहुत सारे क्या ना बच्चे इसमें क्या ना कंफ्यूज भी रहते हैं, लेकिन अब आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कहता है कि मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, हम मोलरिटी को कैसे प्रस्तुत करते हैं, तो मोल पर लीटर में प्रस्तुत करते हैं। तो मोल्स पर लीटर, ये वाला का आंसर क्या हो गया, सही हो गया, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। आगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कहा कि द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज,
कि सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होता है, तो सॉल्यूशन का मोलरिटी होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होना चाहिए पर लीटर सॉल्यूशन में या पर 1000 ml सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ml ऑफ द सॉल्वेंट। नहीं सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ये भी आपका गलत हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ml सॉल्यूशन, ये वाला आंसर आपका क्या हो गया, वो सही हो गया, ताकि एक ही ऑप्शन सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे कहा कि 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल सॉल्यूट इन। देखिए अगर आपके सामने 1 मोलर सॉल्यूशन है, कितना मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर, तो 1 मोलर जो सॉल्यूशन होगा वो 1 मोल सॉल्यूट को कंटेन्स करेगा। तो कितना में, 1 लीटर में नहीं तो 1000 ml में, दोनों बात क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे देख लेंगे क्या 1 लीटर है कि 1000 ml है। यहाँ पे तो 1000 ग्राम सॉल्यूट है, नहीं हमको 1 लीटर सॉल्यूशन चाहिए। यहाँ पे क्या ना 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 1 लीटर सॉल्वेंट है, ये भी गलत हो गया। 1 लीटर सॉल्यूशन, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही। चलिए अब क्या ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पे कहा कि द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। देखिए ये क्या है ना, मेनली क्या है ना एक तरह का न्यूमेरिकल्स है, लेकिन इसका हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे। इसका वैल्यू याद रखिएगा कि मोलरिटी क्या है, इसका जो होता है वाटर का मोलरिटी जो होता है वाटर का, ये होता है 55.5 या इसी को बोलते हैं 55.6 मोल पर लीटर। अगर आपको इसको सॉल्व करना हो तो डेंसिटी बराबर क्या ले लीजिएगा, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, मतलब कि वेट ले लीजिएगा 1 ग्राम और वॉल्यूम कितना ले लीजिएगा 1 ml, इसको लीटर में चेंज कर लीजिएगा और वाटर का मोलर मास निकाल के और फिर मोलरिटी लगा के आप निकालिएगा तो उतना ही आंसर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेट करने से कोई फायदा नहीं है, आप इसका क्या ना सीधा डायरेक्ट आंसर याद रखिए, ताकि क्या ना 1 नंबर में आएगा, आप उतना देर सॉल्व इसको नहीं कर सकते हैं। चलिए अब क्या ना यहाँ पे बात करते हैं द मोलरिटी ऑफ 0.06 मोल ऑफ NaCl, 0.06 मोल ऑफ NaCl। तो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि मोलरिटी मतलब क्या है ना, m वाट है, 0.06 मोल NaCl, तो n बराबर कितना है 0.006 इन 100 ml सॉल्यूशन, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए 100 ml है। तो अब क्या ना यहाँ पे हमको मोल पता है, वॉल्यूम पता है, लेकिन वॉल्यूम हमको किसमें पता है, ml में, लेकिन मोलरिटी के अंदर हम वॉल्यूम को किस में लेते हैं, वो लीटर में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या ना इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1/10 लीटर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अभी क्या ना इसको लिखेंगे 0.1 लीटर। अभी क्या ना यहाँ पे लिखेंगे मोलरिटी बराबर होता है n/v, आपके पास n 0.00 क्या है 6 है और ये भी क्या है 0.1 है, मोल पर लीटर है, मोल पर क्या है लीटर। इसको सॉल्व कीजिएगा 0.6 आंसर जाएगा, वहां पे आएगा 110, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 0. क्या हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। ये आपका आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए इजी क्वेश्चन था। आगे हम बढ़ते थे, कहा कि व्हेन द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर लीटर सॉल्यूशन इट इज नोन एज। अगर कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है, वो मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या उसको बोलेंगे, मोलरिटी बोलेंगे, सिंपल सी बात। चलिए अगला क्या ना यहाँ पे है कि व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml सॉल्यूशन। 5 ग्राम क्या ना सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना ml में प्रेजेंट है, 250 ml में। तो यहाँ पे 5 ग्राम का रहा है, तो वेट दिया हुआ है कितना, 5 ग्राम दिया हुआ है। अब ये जो 5 ग्राम में क्या ना 5 ग्राम NaOH है, तो कितना प्रेजेंट है ये 250 ml में। अब क्या ना यहाँ पे अगर हम देखें इसको लीटर में चेंज करते हैं तो हो जाएगा 1/4 लीटर, क्योंकि 250 ml कितना लीटर के बराबर, 1/4 लीटर के बराबर होता है। चलिए यहाँ पे अगर मोलर मास हम निकाले NaOH का, मोलर मास अगर हम निकालते हैं NaOH का, Na का मतलब कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो एटॉमिक मास हो जाएगा कितना 11 दूना 22 1 23, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 8 दूना 16 और हाइड्रोजन का कितना 1, तो यहाँ पर जाएगा 40 ग्राम। अब क्या ना आपको क्या ना W भी पता है, M भी पता है, V भी लीटर में पता है, आप मोलरिटी निकाल लीजिए। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है W/M इंटू 1/V इन लीटर। तो W कितना है 5 ग्राम, M कितना है 40 ग्राम, और यहाँ पे जो V है ये कितना है, वो
1/4 है। 1 कितना लीटर है 4। तो ये क्या ना, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 से कट जाएगा, 8 पंचे 40, 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/8 मोल पर लीटर। ग्राम से ग्राम कटता है, मोल हो जाता है। ये हो गया कितना 0.5 मोलर। इसका आंसर हो जाएगा 0.5। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो देख लीजिए आप, अगर दिक्कत है तो क्या ना कमेंट करके आप पूछ सकते हैं हमसे। चलिए आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे करा कि एडिटिव मोलरिटी क्या होता है। तो बात करते हैं एडिटिव मोलरिटी का। अब क्या ना, एडिटिव मोलरिटी से पहले आप आ जाइए थोड़ा सा अपने रियल लाइफ में। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक गिलास है जिसमें शरबत है, ज्यादा मीठा है। दूसरा गिलास है, इसमें भी शरबत है लेकिन ये कम मीठा है। अब क्या ना, अगर दोनों शरबत को आप मिक्स करके एक नया शरबत बनाते हैं तो उसका मिठास क्या होगा, इस दोनों से अलग होगा कि नहीं होगा? तो बोलिएगा सर जी होगा। तो उसका जो मिठास अलग होगा उसके लिए हम अलग मोलरिटी डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि दो अलग अलग विलयन को अगर हम एक साथ मिलाते हैं तो नया जो विलयन बनता है उस विलयन का मोलरिटी हम किससे निकालते हैं? एडिटिव मोलरिटी से निकालते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या ना, आपके सामने एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम क्या है V1 है। दूसरा यहाँ पे B एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी M2 और वॉल्यूम क्या है V2। तो इसको मिला है तो नया सॉल्यूशन क्या बना C, जिसका हम मोलरिटी बोल दिए M एडिटिव। क्या बोले? एडिटिव मोलरिटी। तो यहाँ पे क्या ना, इसके लिए फॉर्मूला होता है M एडिटिव के लिए M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इससे निकालेंगे। अगर तीन कंपोनेंट यहाँ पे रहता, सॉरी तीन सॉल्यूशन रहता, यहाँ पे M1 M3 V3 भी लेते और यहाँ पे नीचे प्लस क्या कर देते हैं V3 कर देते। तो चलिए हम इससे कहना रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। करा कि इफ 1 मोलर 2.5 लीटर NaOH सॉल्यूशन, 1 मोलर 2.5 लीटर NaOH सॉल्यूशन, मतलब कि एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी कितना कह रहा है 1 मोलर है और इसका V1 कितना है 2.5 लीटर है। कितना बोले? अब इसके साथ कर रहा है, इसको हम ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोले? ऐड कर रहे हैं एक सॉल्यूशन के साथ। तो कह रहा है कि सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ अनदर 0.5 मोलर 3 लीटर सॉल्यूशन। देखिए दूसरा जो सॉल्यूशन है उसका कितना मोलरिटी कह रहा है 0.5 मोलर, 0.5 मोलर और वॉल्यूम मतलब कि V2 कितना कर रहा है 3 लीटर कह रहा है। देखिए कहने का अर्थ है NaOH का एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी कितना है 1 मोलरिटी है और वॉल्यूम 2.5 है। इसको ऐड कर रहे हैं दूसरे सॉल्यूशन के साथ, जिस सॉल्यूशन का मोलरिटी 0.5 और वॉल्यूम कितना है 3 लीटर है। जब ऐड किए तो नया जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का आप हमको मोलरिटी बता दिए। न्यू जो सॉल्यूशन बनेगा दोनों को ऐड करने से, ये आपका पहला सॉल्यूशन हो गया और ये क्या हो गया दूसरा सॉल्यूशन। दोनों को ऐड करने से जो बनेगा उसका मोलरिटी बताइए। यहाँ पे जो M एडिटिव होता है वो ये क्या होता है एडिटिव, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस क्या होगा V2। M1 कितना है 1 इंटू क्या जाएगा 2.5 प्लस M2 कितना है 0.5 इंटू क्या जाएगा 3। V1 कितना है वो V1 है 2.5 और V2 कितना है 3 है। इसको जब आप हल कीजिएगा तो ऊपर में आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा कितना 1.5। तो 2.5 और 1.5 कितना होता है 4 होता है, तो 4 हो गया। और नीचे में कितना आ जाएगा 5.5, इसको हटाइएगा तो क्या जाएगा 40। यहीं पे सॉल्व करके लिया तो 40/55, इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 0.73, 0.73 मोलर इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़िए। अगला है मोलरिटी। ये मोलरिटी भी कहना एक तरह का कंसंट्रेशन टर्म है जो किसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को। किसके अंदर? पर केजी सॉल्वेंट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब कि ये जो मोलरिटी है ये कहना रिप्रेजेंट करता है किसको, इट रिप्रेजेंट मतलब कि ये प्रस्तुत करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, मतलब कि विलय की मोलों की संख्या को पर केजी सॉल्वेंट, मतलब कि प्रति केजी सॉल्वेंट के अंदर, मतलब कि पर केजी सॉल्वेंट पे कितना विलय के मोलों की संख्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ना इस मोलरिटी का ये तो हो गया आपका फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इस मोलरिटी को हम लिखते हैं स्मॉल m से। किस लिखते बारे? स्मॉल m से, कैपिटल M से नहीं लिखते हैं। इसको हम स्मॉल m से लिखते हैं। जब इसको हम स्मॉल m से लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे n सॉल्यूट, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे कहना इसका यूनिट देख लीजिए। यहाँ पे जो ये n सॉल्यूट है वो, ये जो n सॉल्यूट है, n सॉल्यूट का क्या जाएगा मोल हो जाएगा और पर केजी का क्या जाएगा केजी, मतलब कि मोल पर केजी। इसी को बोलेंगे मोल केजी
इनवर्स। अब क्या ना, अगर हम बात करते हैं फॉर न्यूमेरिकल, मतलब कि न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए, तो थोड़ा सा इस फॉर्मूला को हम शॉर्ट कर देते हैं, मतलब कि इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, शॉर्ट नहीं। यहाँ पे एन सॉल्यूट मतलब कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, जिसका होगा W अपॉन क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, W अपॉन M हो जाएगा, ताकि N बराबर क्या होता है, N बराबर होता है W अपॉन M, मतलब कि वेट अपॉन क्या होता है, मोलर मास होता है, वेट अपॉन मोलर मास होता है। अब क्या ना, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 1 अपॉन क्या हो गया, वेट इन केजी, और वेट किसका लेंगे, सॉल्वेंट का। यहाँ पे W क्या होता है, यहाँ पे जो W है वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये जो M है ये होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और WT जो है ना वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होगा। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ मोलालिटी का, किसका बात करें, मीनिंग ऑफ मोलालिटी का। तो यहाँ पे क्या ना 1 मोलल है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 स्मॉल m, 1 हो गया, स्मॉल m का अर्थ होता है मोल पर केजी, तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि 1 मोल पर केजी में प्रेजेंट होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट मीन्स दैट 1 मोलर सॉल्यूशन कब बनेगा, जब 1 मोल सॉल्यूट को हम 1 केजी सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे, तो 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट या 1000 ग्राम सॉल्वेंट। देखिए जब क्या है 1 मोल सॉलिड कहां पे प्रेजेंट होगा, देखिए ना यहाँ पे 1m है हुआ, तो 1m का अर्थ क्या होता है 1 मोल पर केजी। अब क्या ना 1 मोल पर केजी कहने का अर्थ होता है 1 मोल पर केजी, मतलब कि 1 मोल कहां पे होगा, पर केजी में होगा, और यहाँ पे जो पर केजी है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे 3 भी पैटर्न, पहला डिफिनीशन, दूसरा यूनिट, और तीसरा मीनिंग ऑफ मोलालिटी, इसको आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट पर केजी ऑफ अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स मोलालिटी। क्या कहलाता है, मोलालिटी कहलाता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर केजी सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है तो उसको मोलालिटी बोलेंगे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कहा कि द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज, एक सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर 1000 ml ऑफ द सॉल्वेंट। ये बात गलत है, क्या की मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर केजी सॉल्वेंट या पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ये वाला क्या हो गया, सही आपका आंसर हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट इन देन, पर केजी सॉल्वेंट देन, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे। कहा कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 केजी सॉल्वेंट। अगर हम बात करते हैं कि 1 मोल सब्सटेंस 1 केजी सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा, तो कहने का अर्थ क्या होगा, 1 मोलर सॉल्यूशन बनाएगा। क्या बनाएगा, 1 मोलर सॉल्यूशन। तो इट शो मोलालिटी, इट शो मोलर कंसंट्रेशन, ये तो गलत हो गया। इट शो मोलर कंसंट्रेशन, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा कि अ मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन। अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जिसका मोलालिटी कितना है, 1 मोलर है, तो 1 मोल सॉल्यूट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, 1 केजी सॉल्वेंट में, नहीं तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। देख लीजिए यहाँ पे क्या है ना 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा, यही तो सही है आपका। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा कि द यूनिट ऑफ मोलालिटी, मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, तो मोलारिटी का होता है मोल पर लीटर, और मोलालिटी का क्या होता है, वो मोल पर केजी होता है। यहाँ पे बात करते हैं मोल पर किलोग्राम, ये आपका क्या हो गया, सही आंसर। चलिए अब क्या ना यहाँ पे हम बात करते हैं अगले टर्म का। तो अगले टर्म जो है यहाँ पे कहा कि इफ 18 ग्राम ग्लूकोज, कितना ग्राम ग्लूकोज है बड़े, 18 ग्राम, मतलब कि W कितना है, W बराबर है 18 ग्राम, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि 100 ग्राम। यहाँ पे जो वेट है ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 100 ग्राम। लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम ग्राम में नहीं रख के किस में रखते हैं, केजी में। तो वेट को किस में चेंज कर देंगे, केजी में। तो 100 ग्राम हो जाएगा 1/10 केजी के बराबर, 1/10 केजी के बराबर। क्या है कि इसमें 1000 से भाग करेंगे तो आएगा 1/10। अब क्या ना आगे कहा कि इट सेड टू बी, इसको हम क्या कहेंगे, मतलब इसका मोलारिटी पहले निकालिए आप।
मोलरिटी वाट हो गया। और मोलर मास अगर आप निकालिएगा ग्लूकोज का C6H12 और O6 का, तो 12 छक कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 तो 12 छक्का 72, हाइड्रोजन का 1 गुने 12 तो 12 प्लस में ऑक्सीजन का 16 छक 96, मतलब कि 180 ग्राम। यहां से अब क्या है ना, अगर आप मोलरिटी निकालते हो, क्या निकालते हो, मोलरिटी, तो मोलरिटी अगर आप यहां से निकालने जाएगा तो यहां पे लिखिएगा मोलरिटी बराबर होता है W/M इंटू 1/WT इन केजी, मतलब कि वेट इन किस होना चाहिए, केजी में सॉल्वेंट का। तो W वेट कितना है 18 और ये कितना है 180 इंटू यहाँ पे क्या ना 1/10 है, तो क्या हो गया ये 0.1 केजी के बराबर होता है। ये कटेगा 10 चांस में, 10 से गुना करो तो क्या हो जाएगा 1, मतलब कि इसका हो जाएगा 1 मोलर सॉल्यूशन। चलिए इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या क्वेश्चन करा है कि नॉर्मलिटी आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना पड़े, नॉर्मलिटी। तो इस नॉर्मलिटी को पढ़ने से पहले हम वैलेंसी फैक्टर जानेंगे कि आखिर वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। अगर आप वैलेंसी फैक्टर को अच्छे से जान गए तो मोलरिटी आपके लिए क्या ना, नॉर्मलिटी आपके लिए क्या ना चुटकी का खेल है, ठीक है। तो पहले आ जाइए वैलेंसी फैक्टर। ये वैलेंसी फैक्टर होता क्या है, तो ये जो वैलेंसी फैक्टर होता है ना बुआ, ये होता है एसिड के लिए H+ रिप्लेसेबल के बराबर, बेस के लिए होता है रिप्लेसेबल OH- के बराबर, और साल्ट के लिए होता है रिप्लेसेबल केटायंस और एनायंस के बराबर। तो कि कोई एसिड है उससे जितना H टूट के बाहर होगा उतना उसका वैलेंसी फैक्टर, कोई OH है बेस है उससे जितना OH टूट के बाहर होगा वही उसका वैलेंसी फैक्टर, और कोई साल्ट है उससे जितना कहाँ मतलब कि आयंस टूट के बाहर होगा वही उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर होगा। अब क्या है यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaCl, तो NaCl का वैलेंसी फैक्टर देखे तो यहाँ से एक Cl टूट के बाहर होगा तो 1 हो जाएगा, NaOH से कितना OH टूट के बाहर होगा 1 OH, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 1, H2SO4 से 2 H टूट के बाहर होगा 2 वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पे इसको आप याद रखिएगा, H3 इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। देखिए यहाँ पे आपको 3H दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, इसको हम P ब्लॉक में डिटेल देखेंगे। यहाँ पे क्या ना H3 दिखाई दे रहा है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 3। अब बोलेगा सर जी यहाँ पे 3 क्यों नहीं, तो देखेंगे इसको हम P ब्लॉक चैप्टर में। चलिए तो अभी क्या ना इसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉर्मलिटी का, तो नॉर्मलिटी क्या होता है, सेम मोलरिटी जैसा इसको भी डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन, तो कि कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे कहा कि इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो N है, मतलब कि जो नॉर्मलिटी है, ये जो नॉर्मलिटी है किसके बराबर है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन V इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लिखते हैं वैलेंसी फैक्टर इनटू N सॉलिड, मतलब कि मोल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। अब क्या ना यहाँ पे आपको ये पता है कि N अपॉन V, ये जो पूरे टर्म होते हैं ये वाला, मतलब कि मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं मोलरिटी। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या आ गया, वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी आ गया। इसका यूनिट जो होता है ना इक्विवेलेंट पर क्या होता है, लीटर, तो इसके यूनिट को आप याद रखिए। चलिए अब क्या ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर, तो आपसे कोई कह रहा है ना कि नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 m फास्फोरस एसिड, मतलब कि कह रहा है कि एक क्या ना फास्फोरस एसिड का सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी कितना है 0.3 m है, तो मोलरिटी क्या है ना कैपिटल M दिया हो तो मोलरिटी 0.3 m है। तो इसका नॉर्मलिटी आपसे पूछ रहा है नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी बराबर व्हाट आ गया। अब बताइए नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर इनटू क्या होता है, मोलरिटी। अब बताइए फास्फोरस एसिड में H कितना है 3 है, H अगर 3 है तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 3 होगा, तो वैलेंसी फैक्टर 3, तो यहाँ पे रख दीजिए। और क्या है ना यहाँ पे जो मोलरिटी है यहाँ पे रख दीजिए 0.3, यह आ जाएगा 0.9 इसका नॉर्मलिटी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे कहा कि मोलरिटी ऑफ 0.2 NH2SO4 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए इसका नॉर्मलिटी हमको दिया हुआ है 0.2 N 0.2 दिया हुआ है। अब क्या ना आपसे पूछ रहा है कि इसका मोलरिटी क्या होगा, तो मोलरिटी को आप व्हाट कर दीजिए। अब क्या ना आपको पता है कि नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर इनटू होता है मोलरिटी, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि वैलेंसी फैक्टर इनटू क्या होता है, मोलरिटी होता है।
अब क्या यहाँ से हमको निकालना है मोलरिटी, तो हो जाएगा नॉर्मलिटी अपॉन क्या हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर, और H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2 अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.1 इसका हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो द मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, द मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू किसके टर्म में वो नॉर्मलिटी के टर्म में द मोलर सोल्यूशन। द मोलर सोल्यूशन कहने का अर्थ होता है कि मोलरिटी जो m है ना वो m के बराबर है, किसके बराबर है m के बराबर। तो अब क्या ना आपसे पूछ रहा है कि नॉर्मलिटी के टर्म में ये किसके बराबर हो जाएगा, तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है वैलेंसी फैक्टर इनटू होता है मोलरिटी, वैलेंसी फैक्टर इनटू होता है मोलरिटी। तो अब क्या ना आपको n के टर्म में वैल्यू दिया है नॉर्मलिटी के टर्म में, तो यहां से अगर हम बात करते हैं ये मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा नॉर्मलिटी अपॉन हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर, और H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का जो वैलेंसी फैक्टर होगा ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा n अपॉन कितना 2, इसका आंसर हो गया n अपॉन 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इस मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए आइए हम बात करते हैं। आपके सामने मान लीजिए यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक तो A है और दूसरा कंपोनेंट B है। हम बोल दिए A का जो मोल्स है वो है Na है और B का जो मोल्स है वो क्या है Nb है। अब मोल फ्रैक्शन होता है क्या, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं मोल अंश। तो इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट। ये क्या होता है, रेशियो होता है किसका, मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, मतलब कि किसी बिलियन के अंदर एक कंपोनेंट का मोल का, एंड सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, एंड सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, मतलब कि एक कंपोनेंट के मोल और सारे कंपोनेंट के मोल के जो सम का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे कि यहाँ पे मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा मोल, और यहाँ पे सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, इसका भी यूनिट क्या जाएगा मोल, मोल से मोल कट जाएगा तो ये यूनिट लेस भी होगा और साथ साथ क्या होगा डायमेंशन लेस होगा। अब यहाँ पे एक बर्तन लिए हुए हैं जहां पे क्या ना दो कंपोनेंट आपके सामने है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट क्या है हुआ बी है, जिसमें ए का नंबर ऑफ मोल्स क्या है Na है और बी का नंबर ऑफ मोल्स क्या है Nb है। ठीक ना, ए जिसमें क्या है ना ए का नंबर ऑफ मोल्स क्या है Na और बी का नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ Nb है। ठीक ना, तो अगर हम आपसे ये पूछे कि Na का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो बोलिएगा सर जी Na के मोल को कहाँ रखेंगे ऊपर, और टोटल मोल मतलब कि Na प्लस Nb को कहाँ पे रखेंगे नीचे। बी का मोल फ्रैक्शन अगर आपसे हम पूछे तो बोलेगा सर जी बी के मोल को ऊपर और टोटल मोल को कहाँ पे रखेंगे नीचे। तो यहाँ देखिए फॉर कंपोनेंट ए, तो ए के लिए बात करेंगे काई ए, तो यहाँ पर जाएगा Na प्लस क्या हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb हो जाएगा। यहाँ पे कहा ना काई बी, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे Na प्लस क्या लिखेंगे Nb। देखिए अगर हमको A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो Na अपॉन Na प्लस Nb कर दिए, B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो Nb को ऊपर रखेंगे और Na प्लस Nb को कहाँ रखेंगे नीचे रखेंगे। अगर हम दोनों का सम निकाले, दोनों का क्या लिखा हमारे सम, तो दोनों कंपोनेंट का सम लिखिएगा, मतलब कि काई ए प्लस काई बी, काई ए और सॉरी अगर आप बात कीजिएगा यहाँ पे जो काई बी है ना दोनों कंपोनेंट का सम का, देखिए दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का अगर आप सम निकालिएगा ना तो सम निकालने के लिए कीजिएगा काई ए प्लस काई बी और काई ए प्लस काई बी कीजिएगा, तो दोनों को आप ऐड करके इसको और इसको आप ऐड करके देखिएगा आ जाएगा वैल्यू 1, मतलब कि किसी बिलियन के अंदर दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। आइए हम बढ़ते थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा कि द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब कि कहने का अर्थ है किसी सॉल्यूशन के अंदर सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होता है, वह बराबर होता है 1 के। किसके बराबर होता है हमारे 1 के बराबर होता है। चलिए इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा है कि यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो ये क्या होता है डायमेंशन लेस होता है और यूनिट लेस भी होता है। चलिए इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन टर्म, मतलब कि जो कंसंट्रेशन टर्म अभी तक हम देखे हैं उस कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा, तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बस 3 चीज याद रखिए बुआ कि मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन और वेट फ्रैक्शन, ये जो 3 ऐसे कंसंट्रेशन टर्म हैं जो क्या है ना टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन इस तीनों के ऊपर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
इसके अलावा जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हैं जिसके ऊपर तापमान का प्रभाव पड़ता है, तो बस आप याद रखिए कि यहाँ पे सबसे पहले कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये क्या है ना वीवीआई है आपके लिए, ये भी क्या बोले वीवीआई है। उसके पीछे स्लाइड में क्या है ना मोल फ्रैक्शन का जो यूनिट और डायमेंशन था वो भी वीवीआई है। यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज, ये तीन ऐसे कंसंट्रेशन टर्म आपके सामने हैं जिसपे तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप तापमान घटाइए चाहे बढ़ाइए, कंसंट्रेशन टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो इस तीनों को पहले आप याद रखिए, इस तीनों को पहले आप याद रखिए कि इस तीनों को पहले आप याद रखिए कि मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और क्या ना मास परसेंटेज, ये तीन ऐसे कंसंट्रेशन टर्म हैं जिसके ऊपर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा जितने भी आपको कंसंट्रेशन टर्म मिलेगा जिसपे क्या ना तापमान का प्रभाव पड़ता है, इसमें एक खास करके आप मोलारिटी याद रखिएगा, मोलारिटी, इसमें आप याद रखिएगा खास करके क्या वो मोलारिटी को याद रखिएगा। मोलारिटी का होता है एन अपॉन भी, एन अपॉन क्या होता है भी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भी क्या होता है, भी बढ़ता है। अभी जब बढ़ता है तो मोलारिटी क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा कि मोलारिटी का क्या होता है एन अपॉन भी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो भी बढ़ता है, और जब बेचारा ये भी बढ़ेगा, ये वाला भी, ये बेचारा जब भी बढ़ेगा, भी जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से भी बढ़ेगा, और जब भी बढ़ेगा तो ये मोलारिटी क्या जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि भी कहां पे है, नीचे है। आइए हम देखते हैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। इससे क्या है ना कई बार ऑब्जेक्टिव आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके सामने, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन विल कॉज, उसका क्या कारण हो सकता है। मान लीजिए आपके सामने क्या है ना कोई एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब कि जलीय विलयन है, और उस सॉल्यूशन का अगर आप तापमान बढ़ा रहे हैं तो तापमान बढ़ाने से उस सॉल्यूशन के अंदर क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला बात कि डिक्रीज इन मोलालिटी, नहीं आपको पहले ही बोल दिए कि मोलालिटी के ऊपर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिक्रीज इन मोलारिटी, ये बात क्या हुआ, सही है कि जब तापमान बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलारिटी क्या होगा, घटेगा, और ये दोनों पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर विच ऑफ दिस चेंजेज, टेम्परेचर बढ़ाने से कौन चेंज होता है। बस पहले ये आप बताइए कि टेम्परेचर बढ़ाने से कौन कौन चेंज नहीं होता है, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन। तो इस तीनों को छोड़कर जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो मोलारिटी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि मोलारिटी क्या होता है, एन अपॉन भी होता है, एन अपॉन भी की वजह से ये चेंज कंफर्म होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इसमें से कौन ऐसा है जो टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, किस बात, टेम्परेचर से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, मोलालिटी तो होता नहीं है, मोल फ्रैक्शन होता नहीं है, मास परसेंटेज होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या है ना थोड़ा सा आप ऑप्शन को सही कर लीजिए। यहाँ पे मोलारिटी की जगह हम लिख देते हैं मोलारिटी, मोलारिटी, तो ये मोलारिटी जो है ना टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इसमें से क्या है ना कौन टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है, तो मोलारिटी होता है। हाँ, अगर हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो ऑल ऑफ दिस, मतलब कि इसमें से कोई टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होगा। चलिए अगला हम बात करते हैं, तो करा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इसमें से कौन है जो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होगा, टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या ना मोलारिटी, ये तो अफेक्टेड होता है, नॉर्मलिटी ये भी अफेक्टेड होता है, वॉल्यूम परसेंटेज ये भी अफेक्टेड होगा, लेकिन मोलारिटी जो है ना टेम्परेचर से कभी अफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर का मोलारिटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे कहा कि हाउ मोलारिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मोलालिटी, कैसे मोलारिटी जो है ना वह मोलालिटी से डिफरेंट है। तो आपको यह पता है कि मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर, और मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर केजी सॉल्वेंट के अंदर। तो आप इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। डिफाइन 1 मोलर एंड 1 मोलर सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज द मोलारिटी, राइट ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर,
राइट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट, मतलब कि इसके ऊपर क्या ना तापमान के प्रभाव को आप लिखें। तो ये सारे आपके लिए क्या ना 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अगर आपको क्या ना 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप क्या ना जाके कमेंट कीजिए, उसमें लिखिए कि सर हमको आंसर चाहिए। हम सबके कमेंट को रीड करते हैं डेली। तो अभी क्या ना जब आप आंसर मांगिएगा तो आपको हम क्या ना इजी केमिस्ट्री एसटीएम के टेलीग्राम चैनल पे आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, या इजी केमिस्ट्री सीतामढ़ी के टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे आपका टॉपिक क्या होगा वो कंप्लीट हुआ आज का। चलिए आपका लक क्या हो, अच्छा हो, मतलब कि बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर क्या ना सॉल्यूशन पार्ट 2 के साथ। तो आप इस तरह से बने रहिए। आपका सिलेबस क्या ना कंफर्म हम 20 जनवरी तक करवा देंगे। इससे क्या ना आपका पूरा ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। रह गया बात 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, तो 5 मार्क्स के लिए क्या ना आपके लिए हम एक स्पेशल सीरीज लेके आएंगे जो 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक का होगा। 6 दिन में पर डे हम 3 5 मार्क्स करेंगे। उसमें क्या ना 18 5 मार्क्स करेंगे, जिसमें से सारा 5 मार्क्स आपका क्या ना बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।